बात करते हैं बिहार पुलिस की, जो इस बार करीब हिंदी का क्वेश्चन 10 गो रहते हैं बिहार पुलिस में। हिंदी का क्वेश्चन 10 रहते हैं। अब ये 10 कहाँ से रहते हैं? जो अभी सेट निकला है उसमें आधा ग्रामर भी रहते हैं और कुछ बेसिक जो 9th 11th 12th में पढ़ा जा या लेखक का, उन अर्थ से लेखक का जो है ना, मतलब अक्षर ज्ञान किसने लिखा, अनामिका, जब सेट रूल आते हैं तो देखते हैं वही रहता है। अर्थात 10वां 11 और 12 का बेस जो होता है हिंदी का, जो लेखक कहानी जो कविता लिखे हैं लेखक, उसी के आधार पर देखते हैं सेट में दिया गया। तो आप लोग को स्पेशल हिंदी, सीआरपीएफ हो, बिहार पुलिस हो, अन्य डिफेंस के सभी जिसमें हिंदी पूछा जाता है, हम आज उन्हीं के लिए स्पेशल ये बैच चलाए हैं, जिनमें कि आपको एक लाइन से हिंदी पढ़ाया जाएगा, ग्रामर से, बेसिक से। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी क्लास, जो आप लोग के लिए भी, किसी भी एग्जाम के लिए भी ठीक रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हम एक लाइन से स्टार्ट करेंगे कि आखिर वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, और कहाँ से क्वेश्चन बीच से निकाल कर पूछा जाता है, ये सब बताएंगे A to Z। आज एक ही वीडियो में हम पूरा वर्ण कंप्लीट करेंगे। और आपको कोई भी हिंदी में आगे शब्द समझने के लिए आपको पहला वर्ण वाला जरूर वीडियो देखना होगा, क्योंकि वर्ण ही निर्धारित करता अगला शब्द आप सीखेंगे या नहीं। क्योंकि आप पहला जो बेस होता है वो सीखना जरूरी होता है, और हिंदी व्याकरण का जो पहला बेस है वो वर्णमाला है। और वर्णमाला के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे वर्ण, क्योंकि हम लोग के लिए बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर इसमें टाइम देकर देखना है तो जरूर कुछ आपके लिए फायदा होगा। हम पहला ही स्टार्ट कर रहे हैं वर्णमाला। या पहले हम बेसिक बताते हैं कि आखिर हिंदी कैसे कैसे डिवाइड है, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट टॉपिक पर आएंगे। तो पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी को दो भाग में बांटते हैं। हिंदी को दो भाग में बांटते हैं। जो पहला भाग होता है इसी को साहित्य कहते हैं, साहित्य। और जो दूसरा भाग है इसी को व्याकरण कहते हैं। अब यहां से बात है कि व्याकरण को 3 भाग में बांटते हैं। जो व्याकरण का भाग है वह 3 भाग है। पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार, और दूसरा भाग है शब्द विचार, और जो लास्ट है वह है वाक्य विचार। और आप यहां देखते हैं साहित्य। साहित्य को 2 भाग में बांटते हैं। पहला गद्य और दूसरा है पद्य। अब आप लोग अगर 10th 11th 12th पढ़े हैं, इसके अंतर्गत गद्य किसको कहता है तो कहानी को ही ले लेते हैं इसमें, और पद्य किसको कहता है तो पोयम, मतलब कविता को। अब कविता के अंतर्गत हर एक कवि और लेखक अलग अलग अपना लिखते हैं। जैसे सूरदास जो लिखेंगे वो पद लिखते हैं, कबीर दास पद लिखते हैं, ये अलग अलग अपना होता है। और कहानी के अंतर्गत कुछ निबंध आते हैं, नाटक आते हैं, एकांकी आते हैं, रेखा चित्र आते हैं, ये सब कहानी के अंतर्गत आते हैं। हम लोग कहानी के अंतर्गत क्या देखते हैं? रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, निबंध, एकांकी, ये सब देखते हैं, और भी इत्यादि। और कविता के अंतर्गत पद, उसके बाद छंद, दोहा, दोहा, करवक इत्यादि देखते हैं। ये सब, ये सिर्फ हम हिंदी एक बुक के अनुसार बता रहे हैं। लेकिन अब जो हम लोग को पढ़ना है स्पेशल दोनों के लिए आता है। इधर साहित्य से भी क्वेश्चन रहता है बिहार पुलिस में, और इधर व्याकरण से भी रहता है। साहित्य का मतलब है जो जिस शब्द का प्रयोग हम किताबों में करते हैं उसी को साहित्य कहते हैं। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, अलग अलग राइटर, उसने कहा था, ये जो लेखक है ये इसके बारे में लिखा होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद, ये जो लिखे हैं ये साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। और 12th में करबक हुआ, मलिक मोहम्मद जैसी लिखे हैं, इस ईयर के बारे में पढ़ेंगे।
ये एक बेस हुआ कि ईयर पढ़ते हैं। अब रहता है दोनों से क्वेश्चन, तो हम लोग को मेन फोकस करना इस पर, व्याकरण पर, चाहे कोर्ट वाला हो, कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम स्पेशल ये लेकर चल रहे हैं। और पहला वर्ण विचार ही स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार का पहला क्वेश्चन ही है वर्ण किसे कहते हैं। अब समझना है कि वर्ण है क्या, तो वर्ण कहता है किसको। इसको समझने के सटीक एक शब्द लो, उसका जो टुकड़ा होता है, उसकी एक टुकड़ा जो अब खंडित नहीं हो सकता, उसे वर्ण कहते हैं। लेकिन ये तो समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं, तो हम समझे, हम ही समझे। इसके लिए आपको बेसिक वर्ण विच्छेद सीखना होगा। इसको पहले अगर छोटा रूप में जो परिभाषा मिलेगा तो कहेगा वर्ण किसे कहते हैं, तो वहां बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर तुमको आप लोग को समझाते हैं। पहला वर्ण के अंतर्गत हम एक भाषा ले रहे हैं। भाषा यानी इसको हम शब्द भी कहते हैं। शब्द वही होता है जिसका अर्थ निकलता है। हर एक चीज शब्द नहीं हो सकता। जैसे हम दो वर्ड लिख रहे हैं, एक रेल लिखें और दूसरा रल लिखें, इन दोनों में कंपेरिजन करके बताओ कौन शब्द है। ये रल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ये शब्द नहीं हो सकता। वर्ण जुटा बट शब्द नहीं हो सकता। रेल, इसमें शब्द है, मात्रा है, दोनों मिलकर जुटा और इसका अर्थ निकल रहा है रेल, वही रेलगाड़ी को, इसका अर्थ निकल ना गया कि ये शब्द है, इसलिए ये शब्द है। फिर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे लिखते हैं सब्जी उपजी। घर द्वार में कभी स्पीड में बोल देता सब्जी उपजी, चूड़ा उड़ा, सब्जी उपजी। उपजी का कुछ अर्थ नहीं निकलता, लेकिन सब्जी का अर्थ निकलता। सब्जी मतलब वही भोजन खाने वाला, इसका मतलब ये सब्जी मेरा शब्द हो सकता। अब इसी के अनुसार कमल लेते हैं, और वर्ण को समझाने के लिए हम पहला ले रहे हैं कमल। कमल का बहुत स्टूडेंट तो वर्ण विच्छेद नहीं सीखता, जानता है कैसे होगा, तो इसका पहले वर्ण विच्छेद करेंगे। देखो एक संधि विच्छेद होता है, एक वर्ण विच्छेद होता है। तो वर्ण विच्छेद कहने का मतलब होता है किसी भी शब्दों में उपस्थित अक्षर को अलग अलग कर लिखने की क्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर एक भाषा तैयार होता है। तो देखो पहले हम इसको लिख सकते हैं को हलंत प्लस अ, प्लस अगला है म हलंत प्लस अ, फिर अगला है ल हलंत प्लस अ। इस तरह एक वर्ण विच्छेद है। अब इस भाषा है, कमल एक भाषा भी है, एक शब्द भी है, और इस सभी का सबसे छोटी इकाई लेते हैं। ये क मेरा क्या है, क एक वर्ण है, बस यही समझाना था हमको, कोई दिक्कत। ये मेरा क वर्ण है, और कुछ मूल वर्ण भी होते हैं, जैसे स्वर वर्ण के जितने भी वर्ण होते हैं वह सब मूल होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण जुड़ा भी होता है, वही अब स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वर्ण किसे कहते हैं, तो हम लिख रहे हैं, आप अगर आप कॉपी और लिखे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब पहला हम डेफिनेशन बता रहे हैं स्वर वर्ण का। अब यहाँ से आप लोग का बेस ही स्टार्ट होगा। चल देखो, पहला जो है स्वर वर्ण। स्वर किसको कहता है, स्वर का मतलब ये होता है स्वतंत्र, जो किसी भी की सहायता ही नहीं लेता, उसी को बोलते हैं स्वर वर्ण। यानी इस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होता है, इसलिए इस वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है। और स्वर वर्ण में कभी भी हलंत का प्रयोग नहीं होता, यह मूल स्वर होता है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। वैसा वर्ण
जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता। अब इसका नोट पॉइंट याद रखना इसकी संख्या के संबंध में। पहला है कुल स्वर वर्ण की संख्या। कुल स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है। जो मूल स्वर वर्ण की संख्या होती है वह 11 होती है। अब यहां से क्वेश्चन देखो, अगर पूछेगा आधुनिक, आधुनिक नहीं परंपरागत लिखते हैं, परंपरागत, इसी को प्राचीन कहते हैं, इसी को संस्कृत कहते हैं। कुल स्वर 13, मूल स्वर 11, परंपरागत प्राचीन संस्कृत के अनुसार स्वर की संख्या 13 होती है। अब ये संस्कृत के अनुसार जब 13 थी, क्योंकि अंग और आह जुड़ जाता इसलिए 13 हो जाता। तब हिंदी व्याकरण के अनुसार कितनी होती है? हिंदी व्याकरण के अनुसार इसकी संख्या 11 होती है। क्वेश्चन देखो स्वर वर्ण का कैसे पूछेगा। पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा कुल स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। मूल, मूल का मतलब होता है जिससे इस धरती पर मतलब होता है, जुड़ा नहीं रहता, अकेला रहता, उसी को मूल बोलते हैं। अभी बताते हैं इसकी संख्या लिखकर। 11 होती है। जबकि परंपरागत, इसी को प्राचीन या संस्कृत बोलते हैं, इसकी संख्या 13 होती है संस्कृत के अंग और अ जुट कर। और हिंदी व्याकरण के अनुसार कितनी संख्या होती है? 11। अब यहाँ से क्वेश्चन उठ कर आता है कि 13 जो संख्या है उसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, और जैसे लिखेंगे उसे कॉपी में आपको लोग को छापना। हो गया है तो छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बेसिक से समझो। आप किसी भी वीडियो में टाइम देंगे ना तभी आपको ज्ञान मिलेगा। ये नहीं कि ये दावे वो दावे ऐसे करने से नहीं होता। अब देखो इसकी संख्या। पहला है अ को अदृश्य वर्ण भी कहा जाता है। अदृश्य वर्ण क्यों कहते हैं वो तो बाद में बताएंगे। आ ई उ री ए ऐ औ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कुल संख्या 13 है। 13 में से ये दो जो है ना अयोगवाह वर्ण है। और बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन यहाँ से गिरता है कि अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? अयोगवाह वर्ण की संख्या बताना कितना है? 1 2 होता अंग और अ। इतना को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे व्यंजन का पूरा डिटेल कंप्लीट कर देंगे। बात करते हैं स्पेशल व्यंजन वर्ण की संख्या की। पहला वीडियो में हम स्वर वर्ण पूरा डिटेल कर दिए थे, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज स्टार्ट कर रहे हैं स्वर वर्ण जो बताए थे। स्वर वर्ण की कुल संख्या 11 होती है, जिसमें आ को लिखे थे अदृश्य वर्ण, आ हर्षही दीर्घही हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ ओ अंग
यहाँ से समझना है क्या, वर्ण विच्छेद। जैसे लिखते हैं किताब, किताब का वर्ण विच्छेद, कुछ नहीं करना, जो व्यंजन है उसमें हलंत लगाना, का हलंत। अब इसके साथ कौन सा स्वर वर्ण आया है तो देखना है क्या, इसके साथ हर्षी का, ये देखो मात्रा कहाँ है हर्षी का, ये वाला याद रहेगा तो अपने कर लेगा। ये किस स्वर वर्ण को सूचित करता है, ई को सूचित करता है, इसलिए क हलंत ई प्लस त हलंत प्लस आकर का मतलब आ जाएगा, यानी अ प्लस आ मिलने से आ वर्ण का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ आ जाएगा आ प्लस ब हलंत अ, इसी को किताब कहते हैं। तुम लोग को हो सकता है पता नहीं, बिहार पुलिस में कभी कभी वर्ण विच्छेद भी दे देता कहेगा इससे कौन शब्द बनेगा, तो इस तरह आप अगर ये वाला याद रखते हैं तो बना सकते हैं कुछ भी। जैसे लिखते हैं कुंदन, कुंदन, अब इसका वर्ण विच्छेद सीखना है तो क्या, क हलंत। अब देखना हर्षु का किस स्वर वर्ण को सूचित कर रहा है, देखो यहाँ लिखे हैं, यह हर्षु का ये वाला है, तो को हलंत उ प्लस अधानो है ना, अधानो बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, व्यंजन वर्ण में हलंत लगा दो, अधा बन जाएगा, प्लस दो हलंत, ये पूरा है तो इसमें आ जाएगा, प्लस नो हलंत प्लस इसी को बोलते हैं कुंदन। इस तरह आपको इस देखते हुए इसे सीख जाना। अब स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आगे। इसी वीडियो में आपको सभी वर्ण का उच्चारण भी बता देंगे। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, इसकी संख्या 11 होती है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है ह्रस्व स्वर, उच्चारण में कम समय लगता, उच्चारण में कम समय लगता, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, इसकी संख्या 4 होती है, अ ओ री, ये 4 को याद रखना। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 7 होती है। अब कौन कौन है, आ इ दुर्गहु ए औ 2 4 3 7, इसकी संख्या 7 होती है, क्योंकि स्वर वर्ण की संख्या 11, 11 में से 2 को ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्रस्व में देखो एक एक मात्रा, एक एक मात्रा, इसमें देखो सब में डबल मात्रा, डबल मात्रा, इसीलिए ह्रस्व से दुगुना जिसमें समय लगता है उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वैसा स्वर जिसमें ह्रस्व से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। और तीसरा है प्लुत, इसको बोलता है बोलने और चिल्लाने के लिए, बोलने और चिल्लाने के लिए प्रयोग होता, जैसे कहेगा हे राम, हे कृष्ण इत्यादि। इतना को हम कुछ नहीं, अब व्यंजन स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह लिखते जाना, समझते जाना है। इससे आप क्या, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता कि स्वर वर्ण का जो प्रकार है, ह्रस्व, ह्रस्व की कुल संख्या कितनी होती है, तो वहां बताना है 4। दीर्घ की संख्या पूछता तो बताना है 7, बस यही संख्या पूछ सकता और कुछ नहीं। परिभाषा बहुत कम, कहेगा किस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, तो ह्रस्व, वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा। किसमें ज्यादा लगता है तो दीर्घ, बस यही बताना था। अगला है हर्ष, दीर्घ हो गया, प्लुत हो गया। अगला स्टार्ट हो रहा है व्यंजन, ये सबसे इंपोर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। व्यंजन वर्ण, यह एक व्यंजन वर्ण है, एक व्यंजन होता, एक व्यंजन होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। तो व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं, तो इसको परिभाषित करने के लिए एक हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क, यह क व्यंजन वर्ण है, इसीलिए व्यंजन वर्ण क्योंकि इसका परिभाषा कहता है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो बताओ, इसको पहले तोड़ सकते हैं, क हलंत प्लस अ। अब ये क हलंत क्या है, तो व्यंजन एगो होता, इसमें देखो वर्ण नहीं लगाए हैं, यहाँ व्यंजन वर्ण है लेकिन यहाँ व्यंजन है।
तो व्यंजन वर्ण कहने का मतलब सभी हलंत वाले एग्जाम्पल व्यंजन वर्ण के हों। क हलंत, म हलंत, क्योंकि इसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे व्यंजन कहा जाता है। लेकिन इसको व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, इसीलिए इस वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। और वर्ण लग जाता है तो स्वर की आवश्यकता होती है। तो मेरा क्या है? स्वर वर्ण। और क हलंत मेरा क्या है? व्यंजन है। इसलिए व्यंजन प्लस स्वर जब मिलता है तो व्यंजन वर्ण का निर्माण करता है, इसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। और बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकलता है? बोलता है किसी भी व्यंजन वर्ण में हलंत लगाने से उसका मान हो जाता है। मान लो ये व्यंजन वर्ण है, इसमें हलंत लगाने से इसका मान होता है, आंसर लिखना है आधा। हलंत लगाने से इसका मान क्या होता है? आधा हो जाता है। इतना ऊपर से कोई डाउट होना तो बता देना, कमेंट जरूर करना। कमेंट करना अच्छा लगा वीडियो, खराब लगेगा तब ना बनाएंगे, ये होता है। और यहाँ से गहराई से तुम लोग को अभी इतना पढ़ा है ना स्वर और व्यंजन में, आप पूछ रहे हैं कि अक्षर किसको कहते हैं? अक्षर बता दो तुम, अक्षर क्या है? अक्षर कुछ नहीं होता। अक्षर को समझने के लिए यही है अक्षर। देखो, व्यंजन वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। व्यंजन वर्ण को ही क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लेकिन व्यंजन को क्या कहते हैं? व्यंजन को वर्ण कहते हैं। जो व्यंजन का उदाहरण होगा, हलंत वाले सभी उदाहरण व्यंजन होंगे, और बिना हलंत वाले सभी एग्जाम्पल किसका होगा? बिना हलंत वाला, जैसे क हल, म, च, प, न, ये सब बिना हलंत वाले एग्जाम्पल सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसकी संख्या देख रहे हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या। देखो, व्यंजन वर्ण की पहला जो संख्या है, समझने के लिए आपको एक उच्चारण समझाते हैं एकदम बेसिक से। बस इतना परिचय काफी है समझने के लिए। आप लोग को एक ही वीडियो में बना देते हैं। देखिए, अगर आदमी का चित्र बनाना है तो कुछ नहीं करना। देखो, पहले ये है, यहाँ से खींचना, उसके बाद यहाँ से लाना है, उसके बाद हल्का आगे करके, आगे घुमा कर, हल्का आगे कर कर ऐसे लेना है, आगे बाहर निकाल कर ऐसे कर कर ऐसे कर देना। उसके बाद ये वाला कुछ नहीं करना, ऐसे बना देना, बस हो गया। अब यहाँ से उच्चारण सीखना। उच्चारण सीखने के लिए आपको पहले कंठ के पास आना होगा। ये स्पेशल व्यंजन वर्ण की संख्या भी जानना है, संख्या प्लस उच्चारण भी, दोनों एक के साथ ले लेते हैं। अब यहाँ से जो ई है, इस भाग को बोलते हैं तालु। जो ये भाग है इसको बोलते हैं ओष्ठ, और इसको बोलते हैं कंठ। और यहाँ से जो रहता है ऐसे कर कर दांत है, ये दांत नहीं बनाते, नीचे बना देते हैं। ये मसूढ़ा, जिसको हम लोग मूर्धा कहते हैं, और ये मेरा क्या दंत है। तो याद रखना, कंठ मोटा होता है, इसलिए हमारे हाथ में उंगली कौन मोटा है? तो ये अंगूठा है। अंगूठा, इसको समझना। जैसे कंठ से ऊपर जाते हैं, जहां से भोजन छालता है, उसी को तालु बोलते हैं। तो इस उंगली का नाम तालु है, और जो सबसे ऊपर में है उसी का नाम मूर्धा। अब ये पिक्चर क्यों बना है? क्योंकि हमारा उच्चारण कंठ और मुंह इतने के बीच में होता है, इसीलिए ये बनाना जरूरी था। ये दंत हो गया, और दंत के जस्ट ऊपर, दांत के ऊपर जो ऊपर लकीर है, इसी को मसूढ़ा बोलते हैं, और मूर्धा भी बोलते हैं हिंदी में। और ये जो आगे जो दो ऊपर नीचे जबड़े को ढकने के लिए, बंद खोलने के लिए होठ पा जाते हैं, इसी को ओष्ठ कहते हैं। कुल वर्ग की संख्या भी 5 होती है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इसका संख्या भी 5 होती है। हमारे हाथ में उंगली की संख्या भी 5 है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और उच्चारण भी 5 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब यहाँ से लिखना क्या? ऐसे लिख दो। कंठ का मतलब हुआ कवर्ग, इधर से ले आई। तालु का मतलब हुआ चवर्ग, कंठ, तालु। और दंत का मतलब हुआ टवर्ग, यहाँ जाएगा टवर्ग। और मूर्धा का मतलब हुआ टवर्ग, और ओष्ठ का मतलब हुआ पवर्ग। एक वर्ग में कुल 5 लेटर होते हैं। एक वर्ग में कुल 5 लेटर होते हैं, तो 5 वर्ग में कितना लेटर? 25 लेटर। इसका मतलब 25 लेटर का उच्चारण अभी सीखना हमको।
अब देखते हैं कंठ। कंठ का वर्ग कहने का मतलब हुआ क ख ग घ अंग। कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे कंठ, कंठ का मतलब प्रैक्टिकल समझना, और जीभ का एंगल भी देखना कहाँ। मान लो यहाँ अभी जीभ है, कंठ बोलेगा तो क ख का उच्चारण देखो, सभी का उच्चारण कंठ से क्यों होता है। उसको कोखो नहीं पढ़ते, बहुत स्टूडेंट गलत पढ़ता, को ऐसे होता, खो ऐसे होता, ये गलत है। का उच्चारण यहाँ से होता है, प्रैक्टिकल समझो। जैसे क ख ग घ अंग। जीभ का एंगल, जीभ का एंगल देखो, जीभ का एंगल जस्ट ऐसे है, न ऊपर सटा है न नीचे। जीभ इस रूप में है और यहीं रह गया, और डायरेक्ट आवाज यहीं से आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंठ से। कबर का सभी लेटर का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। आगे तालु। तालु किसको कहता है, तालु का कहने का मतलब कि उच्चारण में तालु में सटता हो जीभ, इसीलिए उसका नाम है तालु। जैसे इसका वर्ग है चवर्ग, चवर्ग का कोई लेटर लो, जैसे च छ ज, बोलो ज। ज बोलने से पहले देखो जीभ कहाँ सट रहा, हम कुछ बता रहे हैं। जब बोलते हैं तो ये जीभ, मान लो ये हाथ मेरा जीभ है, और ये जीभ देखो हमारे चौवाम कैसे, ये जीभ का एंगल है ऐसे, ये जीभ ऐसे इतना ऊपर से सट रहा है, इतना ऊपर से। यही जिस भाग में सट जाता है ना लोल की, उसी को बोलते हैं तालु। अर्थात चबर का सभी लेटर कहाँ से उच्चारण होता है, तालु से। जैसे बोलते हैं च, च उच्चारण नहीं होगा, पहले जीभ सट जाएगा उसके बाद होता है, इसीलिए। आगे ले रहे हैं तुम लोग का मूर्धा। मूर्धा का मतलब होता है मसूढ़ा। अब देखो इसका नाम है ट। ट देखो, ये तालु में जीभ कम हो रहता था, लेकिन इस मूर्धा में जीभ एंगल ऐसे सबसे 90 डिग्री बन जाता। अगर जीभ 90 डिग्री ऐसे खड़ा होगा तो तुम ही बताओ यहाँ से सबसे 90 डिग्री पर खड़ा क्या है, ये है मूर्धा, इसलिए मसूढ़ा में चढ़ेगा ना। ट वर्ग का सभी लेटर का उच्चारण कौन सा, मूर्धा से ऐसे करके टच हो जाता ऊपर। और अगला है आप लोग का दंत। दंत कहने का मतलब क्या, कि उच्चारण में दांत से हो जाता है। देखो इसका कोई वर्ग लेते हैं, जैसे त थ द। त देखो कस का दाब देगा ना तो जीभ कट जाएगा, उच्चारण होने से पहले जीभ दांत पर गिर जाता है। त थ द, गिर रहा है ना, अगर कस का मारना नहीं है तो कट जाएगी जीभ, इसीलिए इसका उच्चारण किससे लिखते हैं, दंत से। और लास्ट में ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब प वर्ग, प फ ब भ। जैसे बोलते हैं प, देखो होठ सट रहा है, देखो पावर का प, कोई भी वर्ण लो, जैसे मैं बोलने से पहले सट रहा है, इसीलिए इसका उच्चारण कौन सा होता है, ओष्ठ से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस तरह लिख लो। आगे कंठ से देखो और भी आता है, स्वर वर्ण का लेते हैं। आ ई बोलते हैं, देखो यहाँ तालु में सट रहा, इसलिए चवर्ग में ई और हर सही दीर्घ ही आ जाएगा, और कंठ में आ ई आ जाता है। ऊ यहाँ आ जाएगा ओष्ठ से ऊ। इतना लिख लो, या फिर दूसरा विधि अभी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए उच्चारण में। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वही समझा रहे हैं, समझना चाहिए बहुत। चलो देखो, अब की बार बता रहे हैं इस ढंग से। कंठ, इधर उच्चारण है, इधर वर्ग है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। सभी लेटर में 5 होते हैं, 3 4 5। ये पांचों का जो पांचवा होता है 5, ये पांचवा लेटर जो होता है अंगो, अंजो, नो, नो, मो, ये सभी को नासिका वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं, नासिका वर्ण। नासिका वर्ण की संख्या 5 होती है, सभी का पांचवा लेटर। और ये टोटल 25 वर्ण को क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन।
इसकी संख्या पूछता है 25 बताना, बस यही तो समझना है। एक चीज होता है रटना, एक चीज होता है समझना। अब आप लोग पर डिपेंड करता है क्या करना चाहते हैं। कबर का सभी लेटर का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। अगर अंगो रहेगा तो कंठ नासिका दोनों मारना है। चबर का लेटर किससे होता है? तालु से। टवर्ग मूर्धा से। तवर्ग दंत से। पवर्ग उष से। बस इतना को तो बताना। कोई दिक्कत होना तो होगा तो बोलना। अब इसकी संख्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इतना। और दो वर्ण होता है, अंतस्थ वर्ण और उष्ण वर्ण। य र ल व। तालम मूर्धन्य दंत हो। हाँ देखो कंठ से हो रहा है, वो मतलब ओष्ठ से आ रहा है। अब यहाँ से देखना याद, इसका नाम क्या है? तालम सो। इसका नाम ही नहीं रखने में मन रहा था, इसलिए इसका उच्चारण तालु से था, इसीलिए इसका नाम तालम सो रखा। तालु से। अब ये खटाल वाला याद रखना, यो का उच्चारण भी किससे होता है? तालुए से। इस सो का नाम क्या है? मूर्धन्य सो, इसीलिए इसका उच्चारण मूर्धास होता था, इसलिए मूर्धन्य सो रखा। इसका मतलब रो का भी मूर्धास। इसका नाम है दंत सो, इसका मतलब दंत सो बोल रहे हैं, इसीलिए दंत से हो रहा है। और लो का उच्चारण भी किससे होता है? दंत से होता है। इतना याद रखो, इतना तो ये खटाला वाला याद रखो, एक के बाद में हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज वर्ण ही कंप्लीट करेंगे सर। हो गया, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन यही है, पूछेगा अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, उच्चारण किससे हो रहा है, यही आएगा। उच्चारण तो सिंपल। आगे संख्या पूछेगा, नोट पॉइंट। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? संख्या, इसकी संख्या होती है 33 हिंदी व्याकरण के अनुसार। हिंदी व्याकरण के अनुसार 33 होती है, लेकिन कुल व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 39। 33 होती है, कुल व्यंजन 39 होती है, इतना याद रखें। और ये 33 याद रखने की एक ट्रिक बता रहे हैं। स्वर कैसे लिखते हैं? इसे स्वर, इसमें कितना लेटर है? 3। और इसकी संख्या कितना होता है? 11। 11 से गुणा कर दो, 11 33। 33 मेरा क्या है? व्यंजन वर्ण। अगला आप लोग का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्राणवायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के थे। प्राणवायु के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसको कहता है? ये किसी भी वर्ग का, यानी उच्चारण में जिसका काम आता है उसी को अल्प प्राण कहते हैं। और इसकी संख्या क्या होता है? इसकी संख्या ज्यादा पूछता है। अल्प प्राण नामे है अल्प प्राण। प्राण वायु, जिस वर्ग के उच्चारण में वायु कम निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, जिस वर्ण के उच्चारण में वायु ज्यादा निकलता है उसे महाप्राण कहते हैं। ये किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा लेटर विषम संख्या अल्प प्राण होता है। सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। और सभी अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। अब एक वर्ग में 3 लेटर, तो 5 वर्ग में 15, तो 15, 11 और 4 कितना हो गया? 30। तो पूछेगा अल्प प्राण की संख्या कितनी? चलिए